हम आईएएस की ट्रेनिंग करते थे मसूरी में, वहां पर वो लड़की थी, वो आईएएस थी। आईएएस में 70 दिन का ट्रेनिंग के दौरान भारत दर्शन होता है। तो जब भारत दर्शन हुआ तो हम लोग तमिलनाडु पहुंचे, वो लड़की तमिलनाडु की थी, तो उसके घर पे हमको लेकर गई। तो उसके घर पर जाकर हम देखे, पूरा खद्दर का छोटा सा घर था, घास फूस से ढका हुआ। उसको देख के हम लोग चौंक गए। मैंने उसको पूछा, चुपचाप वहां खाना खाए, वहां से निकलते हुए फिर वापस आकर एक दिन बाद मैंने पूछा, उस समय तो कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं बोला कि तू कैसी इन परिस्थितियों से निकलकर आईएएस कैसे बन गई? तो उसने बताया कि मेरे घर की परिस्थिति तुम देख रहे हो, तो मैंने तय किया कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूंगी। मैंने बैंक से फाइनेंस कराया, एजुकेशन लोन लिया, और एजुकेशन लोन लेकर के मैंने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया। बीएससी नर्सिंग का कोर्स करी, पढ़ने में मैं अच्छी थी, लेकिन मेरे पास आईएएस की तैयारी करने के लिए न समय था, न पैसा था, न कुछ था। तो इसलिए बैंक फाइनेंस करके मैंने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया। बीएससी नर्सिंग का कोर्स पास करते ही मैं नर्स बन गई, जॉब करने लगी, और जॉब करने के बाद जैसे ही मैं नर्सिंग में आई तो मैं जॉब भी करती थी, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। उसके बाद आईएएस की तैयारी करने लगी और 3-4 साल मेहनत की तो आईएएस बन गई। तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी स्थितियों के अनुसार उसने अपना करियर प्लानिंग किया कि भाई मुझे एकाएक दिल्ली जाने का पैसा नहीं है, तो मैं पहले नर्स बनूंगी। नर्स बनी, उसने पैसे कमाए, और उसके साथ उसके बाद आईएएस की तैयारी की। वो काम करते करते आईएएस की तैयारी की और उसके बाद आईएएस बन गई। ऐसे एक नहीं, आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जो अपने जीवन की अपनी परिस्थितियों अनुसार अपनी रणनीति बनाकर, अपनी योजना बनाकर आगे बढ़ते। उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने कहा कि बिना योजना के गिनती की पढ़ाई से हमको बचना है। हमको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे क्या करना है, उसकी रणनीति के साथ हमको काम करना है, और उसके लिए भी क्लियर करियर प्लानिंग होनी चाहिए। जो करियर पुस्तिका में 100 एग्जाम के बारे में डिटेल, एसएससी के बारे में भी, रेलवे के बारे में भी, बैंक पीओ के बारे में भी, आईएएस के बारे में भी, पीएससी के बारे में भी, जेआरएफ नेट के बारे में भी, सेट के बारे में भी, कैट के बारे में भी, गेट के बारे में भी, आईआईटी के बारे में भी, डीट के बारे में भी, सारी चीजों के बारे में है। लेकिन आप अपने रणनीति को अपने तरीके से बनाएं, अपने तरीके से सोचें कि मुझे क्या करना है, क्या किस तरीके से मैं अपने करियर को बेहतर डायरेक्शन दे सकती हूं, मैं आगे क्या करूं, और अगर ये चीज क्लिक नहीं किया तो मेरा प्लान बी क्या है, मेरा प्लान सी क्या है। इस तरह की रणनीति के साथ आप उसे अपना प्लान करें तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। जब मैं आईएएस का इंटरव्यू देने के लिए गया था तो चोकीला अय्यर मैडम का बोर्ड चल रहा था, मैं वहां पे इंटरव्यू दे रहा था। तो उन्होंने पूछा, मिस्टर चौधरी यू आर जस्ट ग्रेजुएट, तुम केवल ग्रेजुएशन किए हो? तो मैंने कहा यस मैम आई एम जस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए ये पर्याप्त था, इसलिए मैंने यही ग्रेजुएशन किया है और कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ आने के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती, तुम ग्रेजुएशन भी नहीं करते क्या? तो मैं बोला हाँ मैडम, मेरे जीवन का लक्ष्य क्लियर था, मुझे आईएएस बनना था। अगर ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती तो मैं ग्रेजुएशन नहीं करता। मैं गिनती की पढ़ाई पर भरोसा नहीं करता। मेरे लिए जो जरूरी है, मैं जो सोचा हूं, मेरी जो प्लानिंग है, उसके लिए जो मुझे पढ़ना है उस पर मैं भरोसा करता हूँ। तो बड़ी खुश हुई, इंप्रेस हुई। मुझे बहुत ज़्यादा नंबर दिया था इंटरव्यू में मैडम ने। अभी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, शायद अब दुनिया में है नहीं। तो उन्होंने बहुत नंबर दिया मेरे को। तो बेसिकली हमको जीवन में क्या चीज़ चाहिए, उसके संबंध में हमको दिमाग लगाकर काम करना चाहिए। आप सबको पता है कि मैं जैसे ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट क्या थे, मैथ्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आईएएस का एग्जाम देने का क्या सब्जेक्ट लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर। तो मैं अपने कोर्स या गिनती की पढ़ाई के कारण आईएएस बना क्या? नहीं, मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेहनत करने की क्षमता थी, कोई और चीजों की जानकारी थी। मैं ग्रेजुएशन में तो मैथ्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था। यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी और हिंदी लिटरेचर पढ़ के आईएएस पास किया। तो मेरे कोर्स का आईएएस बनने से कोई मतलब रहा क्या? सीधा मतलब नहीं रहा। कोर्स का केवल मेरे ग्रेजुएशन चाहिए था, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन किया। बट मुझे आईएएस में तो वो सब्जेक्ट लिया जिसपे मैं दमखम रखता था, ठीक है, तो मैंने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद मैं आईएएस बन गया। फिर पॉलिटिक्स में आईएएस में 13 साल काम किया। 13 साल आईएएस में काम किया तो किस नॉलेज की जरूरत होती है?
एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज की, लॉ के नॉलेज की, इसकी जरूरत होती, कॉमन सेंस की। अच्छा आईएएस बनना, अच्छा कलेक्टर बनना है तो कॉमन सेंस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा नॉलेज चाहिए, लॉ का थोड़ा नॉलेज चाहिए। वहां कोई फिजिक्स मैथ्स का काम था क्या? नहीं था। मैं एक सक्सेसफुल आईएएस के रूप में काम कर पाया, अपने कॉमन सेंस के बदौलत काम कर पाया। आईएएस में रहने के बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में मैं आया तो पॉलिटिक्स में कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री का काम था क्या? नहीं था। वहां तो मुंह ही चलाना रहता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में तो उसका कोई जरूरत था क्या फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का? नहीं था। तो पॉलिटिक्स में भी हूं तो भी मेरे कोर्स का कोई सीधा संबंध नहीं है। आप सबको पता है, जब अपोजिशन में तो मैंने खेती किया, केले की खेती की। अभी आप कभी मेरे खेत में आइएगा, अभी हम लोग ग्राफ्टेड टमाटर बना रहे हैं, कटहल की खेती कर रहे हैं, नारियल लगाए हैं, लीची लगाए हैं। तो मैंने खेती को बहुत गहराई के साथ पढ़ा। जब चुनाव हार गए थे, हमारी सरकार चली गई थी, तब मैंने खेती की पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करी। कोई कोर्स नहीं किया, वो ग्रेजुएशन जो तब किया था वही है। उसके बाद मैंने कोई क्लास, कोई परीक्षा नहीं दिया है। लेकिन जहां जिसकी जरूरत होती है उसके लिए मैं डेप्थ में जाकर अध्ययन करता हूं। मैंने खेती का इतना डेप्थ अध्ययन किया, जो लोग मेरे खेत में आकर मेरे से चर्चा करते हैं वो लोग जानते हैं। अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दूर भागता है मेरे से वहां पर। तो इतने गहराई के साथ अध्ययन किया, तब खेती में सफल हुआ। आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट की मेरी स्टोरी बहुत बड़ी है। मैंने बहुत पैसे बनाए स्टॉक मार्केट में। जब विपक्ष में रहते हुए संघर्ष कर रहे थे, सब लोग सोच रहे थे आईएएस से भी गया, चुनाव से भी गया, राजनीति से भी गया। उसी समय मेरे पैसे बन रहे थे बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक्स के मैं आईएएस में अच्छा अध्ययन करता था। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। उस नॉलेज को मैंने कॉमन सेंस के साथ जोड़कर काम किया। आज स्टॉक मार्केट में पैसे बन गए। उसका फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई संबंध क्या था? नहीं था। तो जीवन में गिनती की पढ़ाई से आप बचें। अपना योजना होना चाहिए, अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके अनुसार काम करें। चाहे आपको आईएएस बनना है, चाहे आपको पीएससी करनी है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको नर्स बनना है, चाहे आपको टीचर बनना है, चाहे आपको बिजनेसमैन बनना है, चाहे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, चाहे आपको प्रगतिशील किसान बनना है, चाहे कोई नेता बनना है। आप अपनी योजना के अनुसार काम करें। ये मैं आप सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ You're prompting Cursor over 100 times a day, but typing detailed context takes forever. So you send lazy prompts and you get mediocre results. I've been there and it's not fun. Let me show you how I changed my entire dev workflow. I use Whisperflow to dictate full prompts with complete context. I describe what I need in plain English and Flow formats it with proper casing, file paths, and function names. Everything I know you hate typing. Instead of typing out file names, I can just reference them by voice. Watch this. Fix the authentication bug in authcheck.ts and update the error handling in userservice.ts to match. Just like that, it tags the file automatically. It works wherever you code. And the difference in AI output quality is massive because it's so much easier to give Flow more context. It gets it right on the first prompt while others need 3 or 4 exchanges just. आज हमारे छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी भी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईएम भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एचएनएलयू भी है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एनआईटी भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीपेड भी है प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए। अभी हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल के अंदर में निफ्ट का भी रास्ता प्रशस्त कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। नीलेट का भी रास्ता हमने प्रशस्त कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। एनएफएसयू का भी रास्ता प्रशस्त कर दिया, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इतने राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में बन गए। मगर मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूं। जब मैं रायपुर का कलेक्टर था, सन 2017 की बात है, तो मैं परसदा गांव गया। रायपुर में एक गांव है परसदा गांव, ऐसे आप लोग नहीं जान रहे होंगे। शहीद बी नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में जिस गांव में है, उस गांव का नाम परसदा है। तो वहां पे स्टेडियम के पास में एक हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल में जब मैं गया और बच्चों से पूछा कि ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म बताओ, एचएनएलयू का फुल फॉर्म बताओ, आईएम का फुल फॉर्म बताओ, तो एक भी बच्चा नहीं बता पाया, एक भी बच्चा नहीं बता पाया। जबकि वहां से साइकिल से भी जाए तो 10 मिनट की दूरी पर सभी संस्थान है, उसके 10 मिनट में साइकिल में जा सकता है। वहां पर आईएम भी है, वहां पर एचएनएलयू भी है, वहां पर ट्रिपल आईटी भी है।
लेकिन इसको बोलते चिराग तले अंधेरा। जब हम अपने भविष्य के प्रति कोई हमको जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वहीं पर आईएम है, वहीं पर ट्रिपल आईआईटी है, वहीं पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। लॉ नया इमर्जिंग सेक्टर है, आप सब लोगों को मालूम है। मीडिया नया इमर्जिंग सेक्टर है, अब इकोनॉमिक्स नया इमर्जिंग सेक्टर है, फिनांस नया इमर्जिंग सेक्टर है। जैसे जैसे कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बनती जा रही है, विकसित भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सारे नए सेक्टर उभरते हुए सेक्टर हैं, लेकिन इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कैट जो एग्जाम, क्लैट का एग्जाम देना होता है, कॉमन लॉ अप्रेंटिस टेस्ट, उसके बारे में हमको पता नहीं। तो हमको बहुत दिक्कत है, हम फिर अपना भविष्य नहीं बना सकते। इस बात को समझने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किसी को कोई आईएएस नहीं बनाता, आईएएस कोई व्यक्ति अपने अंदर से बनता है। इस बात को आप समझ लीजिए। वहां पे कोचिंग में भी जाओगे ना तो इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे। दिल्ली में जहां हम लोग मुखर्जी नगर में रहते थे, वहां 1.5 लाख बच्चे रहते थे उस जमाने में। अभी तो पता नहीं 5-7 लाख बच्चे रहते हैं। उनमें से बड़ी मुश्किल से 5-10 का चयन होता है। तो कोई किसी को आईएएस नहीं बना सकता। कोई ओपी चौधरी, कोई आनंद जी आपको आईआईटी सिलेक्शन सीधा नहीं करा सकते जब तक आपके अंदर चिंगारी ना हो। तो चिंगारी पैदा हो जाए, उसी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आप सब लोगों को अपना एक सुखद अनुभव बताता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया था अभी कुछ साल पहले। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एक लेक्चर था, तो मैं वहां पे लेक्चर दे रहा था। लेक्चर खत्म हुआ तो मेरे पास 4 बहनें आईं और उन्होंने बोला, सर हम रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने धीरे से बोला, हम पुसौर के पास के रहने वाले हैं। तो मुझे और खुशी हुई। फिर उन्होंने बताया उसमें से कुछ बहनें बासनपाली गांव की थी, बासनपाली गांव की थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि बेटा तुम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने बताया, हमको पता था सर कि अच्छा परसेंट लाने से यहाँ चयन होता है, और वो लोग मेरिट पे टॉप किए थे और उसके कारण से उनका चयन हो गया था परसेंटेज के बेसिस पे। अब सीयूईटी आ गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बासनपाली गांव की बच्चियों को पता है कि सीयूईटी देने से दिल्ली विश्वविद्यालय तक का भी गेट खुल सकता है, ये पता है। तो वहां पे जागरूकता के साथ वो लोग मेहनत करते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे पुसौर अंचल की अनेक बच्चियां जा रही हैं। उनको, उनके विजन को, उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं। और इस तरह की कोई भी बच्ची जो उस लेवल पे पहुंच रही है, ड्यू जा रही है, उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, मैं हमारे गुरुजनों के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि उनको किसी भी प्रकार की जरूरत हो, चाहे साल का 1 लाख रुपया की भी जरूरत हो, तो मैं 1 लाख रुपया देने को तैयार हूं। आप अपने विजन के साथ आगे बढ़िए। अब जैसे मैंने कल कहा, एक चीज और बता दूं, मैंने कल कहा कि जो इस बच्चे को भी आईएएस की तैयारी करनी हो, गाइडेंस चाहिए, तो मेरे पास आ सकता है। कल एक बच्चा रायगढ़ में ही रात में पहुंचा। ठीक है, मैं किसी को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, चीजों का आकलन करना बहुत जरूरी है। वो बच्चा बोला, भैया अपने पिताजी को भी लेके आया था कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मेरे को गाइड करो। तो मैं बोला ग्रेजुएशन, कौन से क्लास में? बोले ग्रेजुएशन हो गया है। तो मैंने बोला कितना परसेंट है? तो उसको परसेंट भी ठीक से याद नहीं था अपना, धीरे से बताया जितना भी परसेंट था। मैंने बोला यूनिवर्सिटी में कितना रैंक है? तो बोले वो तो नहीं मालूम है। ठीक है, तो अगर हमको यूनिवर्सिटी का में रैंक ही नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का टॉपर होना जरूरी है, लेकिन हम अपना आकलन सही ढंग से करें। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई भी हम चले गए। आईएएस का एग्जाम सबसे लास्ट में होता है, आईआईटी का पहले होता है, नीट का पहले होता है, उन सब के बाद आईएएस का एग्जाम होता है। और उसके चक्कर में बाकी कोई भी एग्जाम हम निकालने लायक नहीं है, और हम ऐसे ही दावा कर रहे हैं हम आईएएस तैयारी करेंगे। तो ऐसा अपने आप को और अपने परिवार को भी धोखा नहीं देना है। मैं नहीं बोलता कि सब लोग आईएएस तैयारी करने जाओ, अपना आकलन करो, परिकलन करो, क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ सिलेक्शन रेशियो कैसा होता है। वहाँ आईआईटी से भी बच्चे जाते हैं, आईएम से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी बच्चे जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी जाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग भी जाते हैं। वहाँ फिर भीषण कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन से सिलेक्शन होता है। किसी को कमजोर नहीं समझना है, लेकिन बिना आकलन परिकलन के कहीं भी कूदना भी नहीं है। अपनी
घर की परिस्थितियों अनुसार, अपने खुद के परिस्थिति अनुसार आप अपना एक प्लानिंग करके आगे बढ़िए। ये मैं आप सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। आज यहाँ पे आप सब लोग उपस्थित हैं, तो आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस दिशा में इस तरीके से सोचें जो कि प्रैक्टिकल हो और उस प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ें। कोई भी एक ही चीज अच्छा है बाकी चीज बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज को आप समझ करके चलें। एक चीज और मैं बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करेगा यूपीएससी में, तो उसको मैं 1 लाख रुपया आगे की पढ़ाई के लिए दिलवाऊंगा। ये मैं आपको यहां मैं बताना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए हम प्रीलिम्स क्लियर तो करें, ठीक है। एक और एग्जाम होता है, उसके बारे में भी जान लो। हमने छत्तीसगढ़ शासन से जैसे ही हमारी सरकार आई, सीटों की संख्या बढ़ाते हुए एक योजना बना दी है हमारी सरकार ने ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जिसमें एसटी बच्चे भी कंपीट कर सकते हैं, एससी बच्चे भी कंपीट कर सकते हैं और ओबीसी बच्चे भी कंपीट कर सकते हैं। जनरल के बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते, उनको मैं दूसरे तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा, अगर उस लेवल का बच्चा होगा तो। इस चीज को आप समझ लीजिए। उस एग्जाम में 200 सीट है, ये बच्चों को जानकारी होना चाहिए। उस एग्जाम में 200 सीट है, उसमें आप एग्जाम दोगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे तो दिल्ली के द्वारिका में यूथ हॉस्टल बनाकर रखे हुए हम लोग, वहां रहने की सुविधा दी जाती है, खाने का पैसा दिया जाता है और कोचिंग का पैसा सरकार जमा करती है। 1 साल रहने के लिए दिल्ली में मिलता है। लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्चा एक बच्चे के पीछे सरकार 1 साल के लिए करती है। अगर कोई आईएएस की तैयारी करना चाह रहा है तो छत्तीसगढ़ में 2-4 बच्चों का सिलेक्शन होता है फाइनल आईएएस एग्जाम में हर साल, और हर साल यहां पर तैयारी के लिए 200 बच्चों का हम चयन करते हैं। तो अगर आईएएस की तैयारी का हम दावा करते हैं तो इस एग्जाम को तो कम से कम निकालने की कुवत होनी चाहिए। 200 में हम सेलेक्ट होंगे, तब हम निश्चित रूप से मैं मान जाऊंगा कि आप सिंसियर प्लेयर हैं और आपको 1 साल के लिए सरकार से मदद मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको तैयारी के लिए जरूरत होगी तो उसके लिए हमारे बहुत सारे आदरणीय भी उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। हम सामाजिक सहयोग करके, उद्योगपतियों से सहयोग करके, खुद से कुछ करके हम तब सपोर्ट करेंगे। वो 200 में रैंक लाओ पहला, या प्रीलिम्स क्लियर करो, तब हम निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग भी करेंगे आपको आगे के एग्जाम के लिए। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस तरह की सोच के साथ, इस तरह के विचार के साथ हमको आगे बढ़ना है। धूप बढ़ रही है, लेकिन ये सब धूप से कुछ नहीं होना चाहिए। तो नवंबर की धूप है। मैं तो खेती में मई के धूप में पूरा सुबह 5 बजे जाता था, केला की खेती करता था। तो आईएएस 13 साल रहने के बाद, पहले नहीं, 13 साल आईएएस रहने के बाद सुबह 5 बजे जाता था और रात को 8 बजे वापस आता था। मई महीने की धूप में खेत में रहता था। ठीक है, तो अगर इतना धूप नहीं झेल सकते जीवन में, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज और मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं, जब से आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे प्रदेश में काम करने का मौका मिला है, मैं इस अंचल के विकास के लिए लगातार काम कर रहा हूं। मैं कहीं भी जाता हूं, लोग मुझे पूछते हैं आप राजनीति में क्यों आ गए? बच्चों को सिखा रहे हो कि आईएएस कैसे बनना है, आप खुद आईएएस को छोड़ क्यों दिए? जीवन की एक परिस्थिति होती है जिसमें आप एक निर्णय लेते हो। जब मैंने अपने जीवन की कहानी बताई, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सीधा पॉलिटिक्स कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना भी कॉन्फिडेंस और इतना पैसा नहीं था कि मैं बिजनेस कर सकता। एक ही चीज थी जो मैं अपने दम पे कर सकता था, वो खूब पढ़ाई कर सकता था। और मेरे को भरोसा था कि 75 रुपए का फॉर्म भर के मैं आईएएस बन सकता हूं। ये मुझे भरोसा था। ये भारत के लोकतंत्र में आज भी इतनी ताकत जिंदा है कि 75 रुपए का फॉर्म भर के कोई आईएएस बन सकता है। तो इसलिए मैंने उस समय आईएएस का रास्ता चुना। आईएएस में काम करते 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 मैंने महसूस किया कि राजनीति को हम पसंद करें या ना पसंद करें, राजनीति को हम लव करें या हेट करें, लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन देश के भविष्य को बदलने के लिए राजनीति है बहुत महत्वपूर्ण।
ये मैंने महसूस किया। और उसके बाद मेरे को बचपन का एक पढ़ा हुआ सेंटेंस बार बार कौंधता था, चाणक्य का स्टेटमेंट है, अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर राज करते हैं। ये मेरे को बार बार कौंधता था। जिसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है वो राजनीति से दूर भाग जाता है। वो बोलता है मैं क्यों राजनीति के पचड़े में पड़ूं, यहाँ बहुत टांग खिंचाई है, यहाँ बहुत आरोप प्रत्यारोप है। इन सब के कारण राजनीति से व्यक्ति दूर भाग जाता है। जिसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है वो दूर भाग जाता है। इस कारण से अच्छे लोग राजनीति से दूर रहते हैं और बाहर से हम आलोचना करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो मैंने तय किया कि भाई बाहर से रहकर आलोचना करने के बजाय उसका हिस्सा बने। और जीवन में मैंने अपने 24 साल के आईएएस की बची नौकरी को छोड़कर राजनीति में आने का दुस्साहस किया। राजनीति में आया, पहले चुनाव में खरसियां, जहां आजादी के बाद से हमारी पार्टी कभी नहीं जीत पाई है, सबसे बड़े अंतर से, सेकंड लार्जेस्ट अंतर से हमारी पार्टी हार जाती थी। वहां पर भी लोगों का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, लेकिन मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रायगढ़ के लोगों ने 65,000 के सारे रिकॉर्ड, सारे राजनीतिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो आशीर्वाद दिया, उसके कारण मैं आज वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। और चाहे रायगढ़ में आपने कल देखा होगा नालंदा परिसर के लिए किस तरह का काम किया जा रहा है, आपने देखा होगा। इस तरह नालंदा परिसर का काम, 9 गुरुकुल का काम, जो बहनें हैं उनको 40-50 हजार जॉब की गारंटी के साथ पूर्णतः निःशुल्क 2 साल की ट्रेनिंग लैपटॉप के साथ 9 गुरुकुल में कराई जा रही है रायगढ़ में। और उसमें कोई पढ़ाई का बंधन नहीं है, कोई 10वीं पढ़ा भी हो, कोई 12वीं पढ़ा भी हो, कोई डब्बा ले में हो, सब बराबर है वहां पे। और ऐसे वहां पे सिखाया जाता है कि 40 से 45 हजार का आपका जॉब लगे। ऐसा संस्थान हमने 9 गुरुकुल वहां पे स्टार्ट किया है। वहां पे हार्टिकल्चर हम कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं, वहां पे फिजियोथेरेपी कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं, वहां कला संगीत महाविद्यालय हम खोलने जा रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर लगभग 40 करोड़ की लागत से रायगढ़ में बन रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं। पुसौर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुसौर को एक छोटा जगह माना जाता था, उसके बावजूद हमने यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय की शुरुआत की है। यहाँ पे एक बाईपास बनाने के काम हम आगे बढ़ाने वाले हैं, गौरव पथ बनाने का काम आगे बढ़ाने वाले हैं, यहाँ के गार्डन अच्छा क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ लाइब्रेरी अच्छी क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आप सबको पता है कि जिला मुख्यालय में जितना बड़ा अस्पताल होता है, 100 बिस्तर का अस्पताल जिसको जिला अस्पताल बोलते हैं, वो हम पुसौर में स्वीकृत कर चुके हैं। 18 करोड़ की लागत से यहाँ पे 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। और उस अस्पताल के साथ जोड़ते हुए हमारी बहनों के लिए पुसौर में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना का भी प्रावधान किया जा चुका है। तो इतने अलग अलग तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। केलो डैम बन गया था, उसका नहर नहीं बन पा रहा था पिछले 5 सालों तक। हमने एक साथ 282 करोड़ निर्माण के लिए और 100 करोड़ रुपए एक्विजिशन के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि सिंचाई विभाग से प्रदान की, ताकि नहरों का काम केलो डैम का पूरा हो सके। इस तरह के कमिटमेंट के साथ हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से, हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, ये विकास की राजनीति है, ये लोगों के जिंदगी को बदलने की राजनीति है। और राजनीति की दूसरी परिभाषा में गढ़ने के लिए मैं काम कर रहा हूं। राजनीति, मेरे को लोग बोलते हैं बेटा तुम विकास ही करते रहते हो, विकास से चुनाव नहीं जीतते हैं। मेरे को कई मेरे शुभचिंतक बोलते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बोलते हैं। मैं कहता हूं कि मैं चुनाव जीतने के लिए कर ही नहीं रहा हूं। मेरे लिए मेरे राजनीतिक जीवन में सफलता का पैमाना ये नहीं है कि मैं कितने बार चुनाव जीतता हूं। मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता मैं इस बात को मानूंगा कि इन 5 सालों में मैं आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला पाता हूं। मेरे लिए सफलता यही है। ये मैं कहना चाहता हूं। यहाँ अवार्ड के लिए 67 बच्चों का चयन किया गया था। उन सभी 67 बच्चों को स्वेच्छानुदान से 5-5 हजार रुपए की राशि मैं प्रदान करूंगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई के लिए उसको किसी न किसी रूप में उपयोग कर सकें। और आज नोटबुक किसको किसको मिल पाए, हाथ खड़े करो। डायरी जो मिला, कॉपी जिसको मिला है, कॉपी चलो मिल गया है, चलो बढ़िया। तो मैं बट पाएगा कि नहीं करके चिंतित था। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद जी को हम सुनेंगे और घंटों सुनेंगे, पूरे धूप में सुनेंगे। मुझे चाहो तो कंबल भी उड़ा दो, मैं यहीं पे बैठे रहूंगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सब मिलकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें, एक अच्छी सोच के साथ राजनीति करें। मैं इन भावनाओं के साथ
अब आदरणीय आनंद कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो अपने जीवन के अनुभव आप सबके समक्ष रखेंगे और हम सब हमारी आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने का और उनके भविष्य को बेहतर बनाने का पूरा काम करेंगे। आदरणीय आनंद कुमार जी को मैं मंच सौंपता हूं। चलो सारे बच्चों को मैं निवेदन करता हूं, सब लोग एक बार हाथ को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ को आप लोग ऊपर उठाइएगा। चलो थैंक यू सो मच। आप लोगों को आनंद कुमार जी अब उद्बोधन देंगे। धन्यवाद। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके कुछ भी न रहते हुए आज इस मकाम तक पहुंचे हैं कि आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी साहब, DM साहब, महापौर साहब, जिला पंचायत के समिति के मेंबर, अध्यक्ष, तमाम अलग अलग स्कूल से आए हुए प्रिंसिपल्स, टीचर्स और देश के आन बान शान और भारत के भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, सबको मेरा प्रणाम। बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हजारों की संख्या में यहाँ पर हैं। बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और उससे भी अच्छा लग रहा है कि आपस में बगैर बातचीत किए हुए, अनुशासन को मेंटेन करते हुए, आपने अभी जिस तरह से OP जी की बातों को सुनी, उससे लगता है कि सच में आपको भी कुछ अच्छा करने की आप में एक ख्वाहिश है। इसलिए बड़ा मन खुश हो रहा है कि भाई धूप के बावजूद आप लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि यहाँ तक की यात्रा हमारी आसान नहीं थी। पटना से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर फ्लाइट से रायपुर, रायपुर से आपको रायगढ़, और फिर आपके सामने आए। इतनी यात्रा की क्यों की? इसलिए कि क्योंकि जब OP जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने बताया कि भाई आपको सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए बच्चे ललायित हैं और हजारों की संख्या में आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि OP चौधरी साहब जब भी मुझे आमंत्रित किया है, चाहे वो जिलाधिकारी के रूप में, चाहे अपने CO पंचायत के रूप में, तरह तरह के पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने मुझे बुलाते रहे, आमंत्रित करते रहा उन्होंने मुझे, और देखे बच्चों कि गजब का उनमें काम करने की शक्ति है। एक बार इनके साथ घूमने का मौका मिला, देखने का मिला मौका बस्तर में जिस तरह से हमने काम करते हुए देखा इनको, जिस तरह से संस्थाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बनते बढ़ते और उससे लोगों को लाभ मिलते देखा, बच्चों में प्रभावित हो गया। उसके बाद जब जिलाधिकारी थे तो वहाँ पर रायपुर गए, तो वहाँ पर देखे कि भाई किस तरह से उन्होंने तालाब बनाया। उस बस्ती में एक जहाँ पर गंदगी थी, घूमने का एक स्थल के रूप में डेवलप किया। वहाँ एक नालंदा परिसर करके लाइब्रेरी बनाई,
जो कि जाने के बाद मुझे महसूस हुआ, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, लेकिन दोस्तों लगा कि इंग्लैंड अमेरिका में भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है और वहां कोई लगता है, ऐसा इनका काम है दोस्तों। अभी तो पिछले लगभग 2 साल हो रहे हैं चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और बहुत बड़ा और अच्छा काम कर रहे हैं। तब बात बात में इनसे बात हो रही थी, रायपुर से रायगढ़ आ रहे थे, बातों बातों में पता चला कि भाई यहाँ पर कुछ और बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाली है। हम पूछे कि भाई अच्छा होता कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन जाता, कितनी बड़ी बात होती, हम लोग तुरंत चल आते, कहाँ इतना बार फ्लाइट बदल के आना पड़ा। तो किसी ने बताया कि झांसुगुड़ा में तो एयरपोर्ट है ही, 2 घंटा में पहुंच जाइएगा, आप क्यों चिंता करते हैं। लेकिन ओपी भाई ने ऐसी बात कही कि मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि नहीं घबराइए, हो सके अगली बार आइए, साल 2 साल बाद आइए, 3 साल बाद आइए, लेकिन अगली बार आप यहाँ ही रायपुर में ही लैंड करेंगे, हम लोग यहाँ हवाई अड्डा बना रहे हैं। तो बच्चों, इच्छा शक्ति की बात है। कल सच में बीच में मौका मिला तो हम बोले कि चलिए थोड़ा खेत घुमाइए, आप इतनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, इतना रिसर्च किया है जिसकी चर्चा बिहार तक में है, हम लोगों में है, थोड़ा खेत दिखाइए। तो देख के मैं दंग रह गया। छोटा छोटा कटहल का पेड़ पूरा फल से लदा हुआ था, हल्दी का पेड़। तो मुझे लगा पूरा इनका काम देखकर, जिस तरह से ये काम करते हैं, जिस तरह से बच्चों के लिए सोचते हैं, जिस तरह से जनता के लिए सोचते हैं, मैं इस मंच से पूरे गर्व के साथ और खुले तौर पर कह सकता हूं कि अगर देश का सब जिलाधिकारी, जिस समय ये जिलाधिकारी थे और सरकारी पदों पर थे, उस तरह का सभी जिलाधिकारी हो जाएंगे तो अगले 5 से 10 साल में सबसे विकसित देश हम लोग ही होंगे दोस्तों, इसका मैं दावा कर सकता हूं। और जिस तरह से सुबह इनके साथ थे, सैकड़ों लोगों से मुलाकात करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनको तुरंत क्षणिक लाभ देने के बजाय एक परमानेंट सॉल्यूशन देना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो जो भी ओपी चौधरी साहब ने आपको बोला है, ध्यान से सुनिएगा, उसको समझिएगा और उसको दिमाग में लेके जाइएगा कि प्लानिंग करके आगे बढ़िए। हम भी आपको यही सिखाने आए बच्चों कि सपने देखना शुरू करिए। यहां बैठे तमाम बच्चों में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम भी ओपी चौधरी या उससे भी आगे की शख्सियत बन सकते हैं, विराट कोहली से भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप छोटे छोटे पौधे हैं, उसमें अच्छे से खाद पानी की सिंचाई हो ही रही है। ओपी साहब के साथ प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी आपके साथ है, अभी बैठे हुए सब लोग आपके ख्याल रख रहे हैं, आपके शिक्षक आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो एक पौधा को वृक्ष बनने में टाइम होता है, वक्त होता है। एक जब वृक्ष बन जाता है तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो आपके पास तो वक्त है, आपके पास तो टाइम है, उसका उपयोग करिए। सुपर 30 फिल्म, आप लोग छोटे बच्चे हैं, फिल्म आए हुए भी 6 साल हो गए, फिर भी पूछना चाहते हैं सुपर 30 फिल्म ऋतिक रोशन वाली कौन कौन बच्चों ने देखी है? बहुत बच्चों ने देखी है, लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं देखी है। हम ओपी चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी इसी तरह का कार्यक्रम करके फिल्म को जरूर बच्चों को दिखाइए, ताकि बच्चे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। और फिल्म के बाद समोसा खाने पीने का भी व्यवस्था रखिए। ये सब बीच में होते रहना चाहिए उत्साहवर्धन के लिए, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सीखने का भी मौका मिले, खाने पीने एक पिकनिक का भी माहौल हो। तो जो भी बच्चे सुपर 30 देखे वो, और जो ना देखे वो, दोनों को हम सुपर 30 की कहानी, अपने जीवन की यात्रा के बारे में बताना चाहेंगे संक्षेप में। तो देखिए बच्चों, एक स्लाइड हम लगाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, देखिएगा। फिल्म में आप देखे होंगे, याद करिएगा, कि नहीं देखे तो आप समझिएगा कि एक बच्चा है, वो बच्चा बेचारा बहुत ही गरीब घर का बच्चा है, और ये बच्चा का नाम अभिषेक राज है। अभिषेक राज क्या करता है? अभिषेक राज एक रेस्टोरेंट में, एक खाने पीने के होटल में काम करता है, और जब भी समय मिलता है अभिषेक पूरे लगन से
पूरे मन से पढ़ाई करता है। यह है अभिषेक राज। अभिषेक राज से जब हमारी मुलाकात होती है, कोई रात को 12-1 के आसपास, देखे कि भाई स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर रशियन प्रॉब्लम्स को, रशियन बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। हम पूछते हैं कि भाई तुम ये कैसे कर रहे हो, अपनी कहानी बताता है। अभिषेक बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहता है, बहुत छोटे से गांव में, जहां उस जमाने में बिजली नहीं है, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वैसे गांव में अभिषेक रहता है। पिताजी के पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार। माताजी 7वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी, तो क्या करती थी, गांव में बच्चों को ABCD सिखाती थी। अब ABCD क ख ग घ पढ़ा के उस जमाने में 25 साल 30 साल पहले मुश्किल से 100 रुपया भी नहीं कमा पाती थी। पूरा परिवार एक टाइम खाना खाता था और एक टाइम खाना नहीं खाता था। कभी सुबह का खाना बनता था तो रात का नहीं बने, कभी रात का बने तो सुबह का ना बने, इस तरह से था। लेकिन इनकी मां जानती थी कि पढ़ाई में कितनी ताकत है बच्चों, इसलिए बच्चे को स्कूल भेजती थी, गवर्नमेंट स्कूल। अभी OP चौधरी साहब ने बोला कि स्कूल में अपना बोरा लेके जाइए, वहां बैठ रहिए, टीचर नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे तो पढ़ा नहीं रहे। उस हालात में, उस जमाने की हालात ऐसी ही थी। लेकिन अभिषेक अपने से पढ़ता था। बच्चों, आपको पढ़ना होगा, अच्छा करना होगा तो अपनी योजना खुद बनानी होगी। अभी आपने सुना पूर्ववक्ता से, तो ये आपको करना होगा, आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, खुद पढ़ना होगा। जितना क्लास में पढ़ाई हुई उसके बाद उसको जाके जो कुछ छूटी हुई चीजें हैं, संघर्ष करना आप ही को होगा। संघर्ष करते करते बच्चा 10th में पहुंचा। बहुत लोगों ने कहा चलो दिल्ली चलते हैं, हैदराबाद चलते हैं, वहां कुछ मजदूरी कर लेते हैं, आर्थिक तंगियां खत्म हो जाएंगी, चल हमारे साथ। लेकिन अभिषेक की मां ने बोला कि नहीं, पढ़ाई में बहुत ताकत है, आधे पेट खाएंगे लेकिन बच्चा को हम पढ़ाएंगे। इस तरह से करते करते जब 10th में पहुंचा तो परीक्षा नजदीक आ गई बोर्ड की। अब इसको फॉर्म में एक साटने के लिए, चिपकाने के लिए फोटो चाहिए था। अब फोटो बनवाने के लिए गया एक अपने कस्बे में छोटे सा। अब उसके पास, आप ध्यान से देखिए इस चित्र में, उसके पास अपना एक शर्ट भी नहीं था, फटा हुआ शर्ट। तो पिताजी का एक शर्ट को मोड़ मार के सिल दी मान, कहे कि ले जा बेटा, यही पहन के तस्वीर बना लेना। और यो फॉर्म भरा फोटो के बाद और परीक्षा दिया। परीक्षा में अच्छा मार्क्स भी लाया। लेकिन उसके बाद क्या, पटना आता है सपनों को लेकर। बिहार की राजधानी में बहुत सारा कोचिंग सेंटर्स देखता है, घूमता है मां के साथ। मां के पैरों में चप्पल तक नहीं। सब कोचिंग वाले कहते लाओ भाई पैसा। उस जमाने में भी 70,000 60,000 रुपया मांगते थे, जो इसके पास नहीं था। बेचारा निराश हो जाता है। माँ कहती है चल बेटा गांव चल, वहीं कुछ खेती करेंगे, कोई काम करेंगे, मजदूरी करेंगे। लेकिन बेटा बोलता है नहीं, संघर्ष करेंगे माँ हम, तुम जाओ। ये अपना एक रेस्टोरेंट में नौकरी खोज लेता है, वहां पर सफाई का काम करता है। एक वकील साहब के मकान के सीढ़ियों के नीचे रह जाता है और जब भी वक्त मिलता है पढ़ाई करता है। जब हमारी मुलाकात इससे होती है, हम इसको अपने घर ले आते हैं। 30 बच्चे और हमारे पास होते हैं, इसके अलावे 29 बच्चे, यानी कुल 30 बच्चे होते हैं। माताजी खाना बनाती है, बच्चा पढ़ने लगता है, मेहनत करने लगता है। और पढ़ते पढ़ते जब 1 साल बाद, 2 साल बाद मेहनत का परिणाम आता है तो हम लोग दंग रह जाते हैं। इसका एडमिशन एक अटेम्प्ट में IIT खड़गपुर में हो जाता है बच्चों। और यही बच्चा देखिए, कभी खाना ठीक से नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते IIT पहुंचता है, वहां मेहनत करता है। उसके बाद लंदन में, मॉस्को में, कई जगहों पर बड़ी बड़ी नौकरियां करता है। और आज यही अभिषेक आप देख सकते हैं कि अमेरिका में बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर है। और ये अभिषेक अब ऐसा बदल गया है दोस्तों। तो बच्चों, आपको ये बताना चाहते कि मेहनत से कुछ भी संभव है। दूसरी हमारी कहानी शशि नारायण की है। गरीबी इतनी कि
छोटा भाई सुसाइड कर लेता है, नोट में लिखता है कि गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तंगी बर्दाश्त नहीं हो रही है, चला जाता है। अब भाई 10th में है, 2 ही भाई था, घर में कोई बहन नहीं, 2 भाई, बेचारा टूट जाता है। लेकिन फिर भी शशि हिम्मत नहीं हारता है। कई बच्चे, कई बच्चियां जब हमारे पास कठिन समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां कठिन बनती हैं, तो हम लोग टूट जाते हैं, कहते हैं कि छोड़ दो, नहीं होगा हमसे। लेकिन शशि संघर्ष करता है, एकदम शांत, पोलाइट, हम्बल बच्चा एकदम संघर्ष करता है। करते करते 10th पास करके हमारे दूसरे बैच में, अभिषेक हमारे पहले बैच का बच्चा था, ये दूसरे बैच में आता है, अपनी कहानी बताता है, मेरा स्टूडेंट बन जाता है। और जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो बेचारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता था। हम पूछे क्यों भाई? तो सर ये ट्रेपिजियम का क्या मतलब होता है? हम कह रहे भाई सबलम चतुर्भुज, प्रॉब्लम तुरंत बना देता था। अच्छा ये पॉलिनोमियल हम नहीं समझ रहे सर, अरे बहुपद। हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा धीरे धीरे स्ट्रगल करता है, धीरे धीरे पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते IIT में पहुंच जाता है। लेकिन इसका रैंक अच्छा नहीं आता है। जब इसका रैंक अच्छा नहीं आता है तो खुश तो है भाई, IIT में चला गया, लेकिन एक बात का इसको कष्ट है, अफसोस है कि रैंक क्यों नहीं अच्छा आया। हमारे पास आता है, हम बताते हैं कि देखो जीवन में कोई एक ऐसा इम्तिहान नहीं है जो तुम्हारे सफलता का पूरा रहस्य बता दे। कोई एक ऐसा इम्तिहान नहीं है जो तुम्हारे पूरे जीवन की गवाही दे सके सफलता की। इसलिए हड़बड़ाओ मत, मेहनत करो, 1 साल और 2 साल मेहनत करो। मेहनत करता है 1 साल, इतनी मेहनत करता है बच्चों, आप देखिएगा ध्यान से और गूगल पर देखिएगा, शशि नारायण IIT खड़गपुर टाइप करके पूरे IIT का इतिहास बदल देता है, सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है, इतना मार्क्स लाता है और सबसे अच्छे ब्रांच कंप्यूटर साइंस में प्रमोट हो जाता है बच्चों। वहां से पढ़ाई करने के बाद इसका और मनोबल बढ़ता है। इसलिए बच्चों छोटी छोटी सफलताएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आप अपना पौधा लगाइए, पौधा में छोटा सा बीज डालिए, पौधा लगाइए, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा और बड़ा होगा, ये देखकर खुशी मिलेगी, ये सफलता का एहसास दिलाएगी और उससे आदमी मोटिवेट होता है। मोटिवेट हुआ और कहा कि अब दुनिया का एक एग्जामिनेशन होता है, यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन, पूरे दुनिया से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये निर्णय लिया कि अगली दफा हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लाखों लाख लोग पार्टिसिपेट किए, भी एप्लीकेशन दिया और बच्चों अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में हम पढ़े तो हम देख के खुश इतना थे कि बता नहीं सकते। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, देश में नहीं पूरे दुनिया में शशि नारायण का रैंक 1 था पूरे दुनिया में। और यही शशि देखिए जिसका भाई गरीबी से घबरा कर आत्महत्या कर लेता है, यही शशि जो बेचारा इंग्लिश नहीं समझ पाता है, 2-4 वर्ड नहीं समझ पाता है, यही शशि फिर जाके पेरिस में पढ़ाई करता है, फ्रांस यूनिवर्सिटी से, और आज यही शशि गूगल में, लंदन में बहुत बड़े पोजीशन पर है और एक ब्रिटिश लड़की से शादी भी कर लिया। देखिए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देख सकते हैं बच्चों कैसे शशि बदल गया। तो ऐसी बहुत सैकड़ों कहानियां, सच पूछिए तो सुपर 30 के अलावे कई बच्चों को पढ़ाया, हजारों ऐसी कहानियां हैं। एक कहानी बच्चियों के लिए सुना रहे हैं, बच्चियां भी बहुत आई हुई है, निधि झा की कहानी। निधि के पिताजी ऑटो चलाते हैं, दादाजी, चाचा। Not right. Damp walls. Not right. दीवारों को दो बिरला व्हाइट वॉल सील वाटरप्रूफ पुट्टी जो दे 2x वाटर रेजिस्टेंस का एडवांटेज। डैम्पनेस पहले फिक्स तो बाद में नो रिक्स। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में पटना आती है पिताजी के साथ, हमारा स्टूडेंट बन जाती है। हमारे स्टूडेंट बनने के बाद IIT क्वालिफाई कर जाती है तो छोटी बात है, जो भी आता है मेहनत करता है IIT चला जाता है।
लेकिन बड़ी बात क्या होती है कि उसके बाद भी निरंतर प्रयास करती है। एक आदमी है जीवन में पूरा प्रयास करता है, पूरी कोशिश करता है, पूरी जिंदगी की अपनी आखिरी ताकत लगाता है और आईएएस ऑफिसर बन जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। जो रूटीन वर्क है करता है। लेकिन ओपी चौधरी साहब को देखिए कि आईएएस करने के बाद जिस पद पर भी रहे निरंतर कोशिश करते रहे, वहां वो मेहनत करते रहे कि अच्छा जिला पंचायत सीईओ है तो अच्छा क्या किया जा सकता है, बस्तर में पोस्टिंग हुई तो वहां अच्छा क्या किया जा सकता है, निरंतर कोशिश करते रहे कि अच्छा अब रायपुर के डीएम हो गए, वहां अच्छा क्या किया जा सकता है, मंत्री बन गए तो कैसे छत्तीसगढ़ में बदलाव लाया जा सकता है। ये कोशिश जारी रहती है, तब वो आदमी का ऑरा भी बदलता है और सोसाइटी भी चेंज होता है। यही बात निधि में भी थी। तो निधि भी चाहती थी कि भाई चलो आईआईटी हो गया, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, दिन तो अच्छे ही बीत जाएंगे। लेकिन नहीं, निधि सोची कि नहीं और मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत की कि इंटरनेट पर इसके लिखे हुए पेपर काफी वायरल हुए और फ्रांस का एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर पास्कल पिकासो 4 बच्चों को पूरी दुनिया से सेलेक्ट कर रहे थे, 4 बच्चों को, जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे कि एजुकेशन के ताकत से कैसे इनकी जिंदगियां बदली। तो निधि का भी सिलेक्शन हुआ, पूरी टीम आई फ्रांस से, उस पर फिल्म बनी। बच्चों प्यारे प्यारे यहां जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, सब सोचिएगा ध्यान से, एक गांव में रहने वाली बच्ची, एक ऑटो ड्राइवर की बच्ची पर फिल्म बनती है फ्रेंच लैंग्वेज में, या उसका प्रीमियर शो होता है, पहला शो होता है। और उस दिन हम मेरे भाई को, निधि, उसके मदर फादर सिस्टर ब्रदर सबको आमंत्रण मिलता है कि भाई चलिए आइए फिल्म देखिए। यहां से फ्लाइट से हम लोग जाते हैं पेरिस, रहना खाने पीने सारी की व्यवस्था उन लोगों ने की। एक शाम पहले पहुंच जाते हैं हम लोग पेरिस के सड़कों पर, फ्रांस में घूम रहे हैं और ना जाने कितने जगहों पर एक नहीं बल्कि अनेकों तस्वीर देखी। किसकी भाई? निधि की। एक टीचर के लिए, एक यहां बैठे बच्चों बच्चियों के लिए, एक हर भारत के संघर्ष करने वाले बच्चियों के लिए कितना प्राउड की बात है कि एक ऑटो ड्राइवर की चर्चा पूरे फ्रांस के पोस्टर और बैनर में हो रही है बच्चों। तो आप लोगों को भी यही काम करना है, कुछ आगे बढ़ना है जीवन में। हमारे बारे में भी देखिए पोस्टर वाली बात जो बोल रहे थे। अभी तक 510 बच्चे, कोविड में कुछ बंद रहा, 2002 के बाद हमने शुरू किया ये प्रोग्राम, तो 17 बैच अभी तक पढ़ लिख के आगे बढ़ा है, जिसमें 510 बच्चे आईआईटी का एग्जाम दिए, 422 बच्चे आईआईटी किए, बाकी एनआईटी वगैरह कुछ करके आज कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई बच्चा आईपीएस है, कोई बच्चा आईआरएस है, कोई बच्चा अच्छे कंपनी को चला रहा है, कोई बच्चा विदेश में, सब अच्छा कर रहा है बच्चों। लेकिन एक बात हम और बताना चाहते हैं, यह बच्चों को तो बताना चाह रहे हैं, साथ साथ शिक्षकों को भी बताना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल्स को बताना चाह रहे हैं, यहाँ जितना अधिकारी है, जितना पार्टी के कार्यकर्ता है, सब लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए जहां जिस पद पर है आप मेहनत छोड़िए मत, मेहनत बढ़ाते रहिए। हर शिक्षक शिक्षिका का धर्म है कि हर बच्चे के जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेहनत करते रहिए। कभी भी आप मेहनत छोड़ दीजिएगा, अभी ओपी जी के भाषण से हम लोग यही सीखे, तो आप वहीं के वहीं नहीं रहिएगा बल्कि नीचे चले जाइएगा। इसलिए जो जहां है परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा जन्म भी देखिए इसी कूड़ा कचरे के बगल के मकान में हुआ था, पटना के गौरिया मठ मोहल्ले में। हमारे पिताजी पोस्टमैन थे, चिट्ठी बांटते थे, छांटते थे और किसी तरह से घर का खर्चा चला पाते थे। लेकिन पिताजी हमेशा कहते थे, देखो बेटा बड़ा सपना देखो, कभी ऐसा मत सोचना कि तुम जहां हो, जहां पैदा हुए हो वही तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी, तुम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो, मेहनत करो बेटा। और यही इंस्पायर करते रहे। स्कूल में पढ़ाई हमारी होती रही, कॉलेज में गए तो जैसा अभी आप सुने कि किताबें नहीं होती थी, तो पटना शहर में कोई जर्नल्स नहीं नया आता था जहां मैथमेटिक्स की नई जानकारी मिले। बच्चों
प्यारे प्यारे, मेरा भाई उस समय BHU में रहता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, पटना से लगभग 250 किलोमीटर हर शुक्रवार को जाते थे शाम को, और सैटरडे को और संडे को पढ़ते थे, फिर संडे को रात को वापस आते थे। ऐसा 2-3 साल तक लगातार करते रहे। उसका इतना फायदा हुआ पढ़ने का कि हम जब ग्रेजुएशन भी नहीं खत्म किए थे, मेरा 5 पेपर बाहर के जर्नल्स में, यहां तक कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पब्लिश हो गया था। बच्चों, कहने का मेरा मतलब है कि मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया हायर एजुकेशन के लिए। सब लोग घर में खुश थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि हमारे पास हवाई जहाज का टिकट लेने का खर्चा नहीं था। वहां पर PhD करने के लिए हमारे गाइड का लेटर आ गया था, हॉस्टल अलॉट हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन हवाई जहाज का खर्चा नहीं रहने के चलते हम बहुत परेशान थे। पिताजी बहुत परेशान थे कि हम अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहे। शायद यही परेशानी रही हो, बहुत तनाव में थे, बहुत टेंशन में थे। एक दिन खाना खा रहे थे, खाते खाते बोल रहे थे कि देख भाई, हम तुमको नहीं भेज रहे थे। मेरे माँ समझा रही है कि अरे भाई कोई बात नहीं, अब टिकट का व्यवस्था नहीं हुआ। हम समझा रहे हैं, अरे हम लोग यहीं पढ़ेंगे, जहाँ है वहीं मेहनत करेंगे। लेकिन पिताजी अचानक गिर गए और हार्ट अटैक आ गया सदा सदा के लिए। कॉलेज में जब हम थे, दुनिया से छोड़ कर चले गए। तो जो OP साहब बताए पिताजी के खोने का दर्द, उसको हम अच्छे से समझते। अकेला हो गए दोस्तों। अपने छोटे भाई की पढ़ाई की जिम्मेवारी, बूढ़ी दादी जी थी, उनके इलाज की जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आ गई। और तब हमने डिसीजन लिया कि चलो कोई बात नहीं, जहां है वही मेहनत करेंगे। हमने एक सपना देखा है कि कैम्ब्रिज जाएंगे, अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और एक अच्छा प्रोफेसर बनेंगे। कोई बात नहीं, जहां हम हैं, जिस परिस्थिति में, वहीं एक अच्छा टीचर बनेंगे करके पढ़ाने लगे। और फिर देखिए कि अनुकंपा के आधार पर ऑफर आया, भाई पिताजी के जगह नौकरी कर लो। माँ तो पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, तो नौकरी मुझे ही करनी थी। लेकिन बच्चों, मेरी माँ ने समझाया, जैसा OP जी ने बताया कि भाई देख, अगर तेरे मन है, तेरी इच्छा है कि तुम टीचर ही बनो, तुम अपना काम करो तो करो, कोई बात नहीं। और देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखिए, इस हालात में मेरी माताजी पापड़ बनाती थी, पापड़ बेलती थी। हम और मेरे भाई दोनों झोले में लेके घूम घूम कर पापड़ बेचते थे, लेकिन कभी परिस्थितियों से हारे नहीं, डरे नहीं, सपने को कभी मरने नहीं दिया। फिर सुपर 30 की शुरुआत हुई। 30 जरूरतमंद बच्चों को, जिनके पास पूरा मेरिट था लेकिन पैसा नहीं था, जिनके पास कुछ करने की इच्छा थी लेकिन किताबें नहीं थी, हॉस्टल नहीं था, पढ़ाने वाला टीचर और कोचिंग नहीं था, वैसे बच्चों को घर लाया, पढ़ाने लगे, मेहनत करने लगे। हमारी माताजी इसी हालात में खाना बनाना शुरू की। कोई नहीं था, बस हम लोग 2-4 परिवार के लोग खाना बनाने लगे, मेहनत करने लगे और चीजें आगे बढ़ने लगी। बच्चों, जब बच्चा आता था हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, गांव का बच्चा डर जाता था कि अरे हमारा कॉम्पिटिटर तो 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल से पढ़ के आया है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से पढ़ के आया है ना, हम नहीं टिकेंगे। तब उसको मोटिवेट करने के लिए पूरी पढ़ाई को 2 चित्रों में बदल दिया, पूरा 2 कार्टून में, 2 कैरेक्टर में बदल के पढ़ाना स्टार्ट किए। उसका एक झलक दिखा रहे बच्चों, दिखाया एक स्टूडेंट को कि देखो ये रिक्की है, बहुत अमीर घर का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, हर तरह की किताबें हैं, लेकिन एक भोलू है, मेरा हीरो यही है। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ये पढ़ता है लेकिन सोचते हमेशा रहता है, इसके दिमाग में हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अपनी पढ़ाई की बात चलती है। और रिक्की के पास तो सब कुछ है, मोटर बाइक है, मोटर कार है, सब कुछ है, लेकिन भोलू टूटी साइकिल से काम चलाता है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन सब खा सकता है रिक्की, लेकिन भोलू बेचारा भुट्टा खा के, दाल सब्जी भात खा के काम चलाता है। हाय हेलो बोलता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा, ये भारतीय संस्कार के अनुसार भोलू प्रणाम करता है। तब हम दिखाते कि एक IIT का सवाल आता है और इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करके दिखाता है। वो कौन सॉल्व करके दिखाता है? रिक्की और भोलू का मजाक उड़ाता है कि अरे तुम कहां सॉल्व कर रहे हो, तुम निर्धन परिवार से आते हो, तुम मामूली
स्कूल में पढ़ते हो सरकारी, देखो मैं तुरंत सॉल्व कर दिया। तब भोलू कहता कि देखो मुझे हल्के में मत लो, जिस प्रॉब्लम का तुम समाधान दिखा रहे हो, सॉल्यूशन दिखा रहे हो, उसका मैं नए तरीके से सॉल्व करके दिखा सकता हूं। यही नहीं बल्कि उसको नए दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं, उसको तीसरे नए तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, चौथे और पांचवें तरीके से भी कर सकता हूं, जनरलाइज कर सकता हूं। बता तू हीरो या मैं हीरो, पढ़ाई पैसे से होती है या कड़ी मेहनत से होती है, बता। बच्चों ये बात मन में भरना चाहते हैं हम अपने बच्चों को, जो आज आपके मन में भरना चाहते हैं कि पढ़ाई हमेशा एक जिज्ञासा से होती है, पढ़ाई हमेशा लगन से होती है, पढ़ाई हमेशा मेहनत से होती है, संघर्ष से होती है। अभी हम ओपी साहब के साथ आ रहे थे रायगढ़ से, यहाँ बात होने लगी, बोलते बोलते हम बताए कि बहुत लोग तो आते होंगे और नौकरी मांगते होंगे। बोले हाँ, बोलते भाई नौकरी लगा दीजिए। हम कैसे नौकरी लगा दे, हम कैसे उसको आगे बढ़ा दे? अगर वो नौकरी के लिए कोई कोशिश कर रहा है, कोई प्रयास कर रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, तो हम उसको साथ दे सकते हैं, उसको तरीका बता सकते हैं, उसको सुविधा दे सकते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब संघर्ष तो आप ही को करना है, आपके टीचर, आपके माता पिता, सरकार, हम, आप, कोई भी आपको सहायता कर सकते हैं, लेकिन धारा के साथ साथ बहते हुए न, बल्कि धारा के विरुद्ध बहते हुए, संघर्ष करते हुए पत्थर का सीना तोड़ने का काम आप ही को करना है, इतिहास बनाने का काम आप ही को करना है। बच्चों बाद में लोग जब कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ तो डोनेशन देने आए कि भाई पैसा लो, चंदा लो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, कई दफा आए, करीब 10-15 बार आए अब तक कि भाई चंदा लीजिए, बच्चों से मिलने कोई कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भी बताया कि भाई चंदा ले लो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई पैसा ले लो। मुकेश अंबानी, इतने अमीर आदमी, आनंद महिंद्रा साहब, सब लोगों ने कहा पैसा लो, पैसा ले लो। लेकिन दोस्तों आनंद कुमार आज तक 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया, 1 रुपया किसी से चंदा नहीं। खुद ट्यूशन पढ़ा के, कहीं भाषण दे के, लेक्चर दे के जो पैसा आता है उसी से मेरे परिवार का और 300 बच्चों का खर्चा चलता रहा। किसी से हम कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन पैसा नहीं लेने के बाद यहाँ देखिए कितना शांति माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में कितना वातावरण सुखद है। लेकिन पटना में बहुत कोचिंग सेंटर है और वो सारा कोचिंग सेंटर एक माफिया का रूप बदल लिया। अब तो हालातें बहुत अच्छी हुई है, बहुत संघर्ष घटा है, वहाँ सुरक्षा बढ़ी है। लेकिन ये करीब 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। कोचिंग माफिया सब प्लान करके मुझे धमकी दिया कि यार बंद करो ये सब, महात्मा बनने का, धर्मात्मा बनने का नाटक बंद करो, वरना तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बात नहीं माने तो बिहार झारखंड का सबसे बड़ा क्रिमिनल जो हमेशा जेल में बंद रहता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो कॉल किया, धमकी दिया, डराया, धमकाया, फिर भी हम नहीं डरे, अपना काम करते रहे। एक दिन आप फिल्म में देखे होंगे सिर्फ 1 हमला हुआ, लेकिन अभी तक हम पर 5-5 हमले हुए। एक तो इतना खतरनाक हमला था कि मुझे तो चोटें आई ही, मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना, देखिए पेट में किस तरह से उसको चाकू से फाड़ दिया गया। और वो पटना मेडिकल कॉलेज में हम दोनों गए, एडमिट थे, इसकी हालत बहुत खराब थी। हमारे सारे रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग बोला कि भाई छोड़ दो ये काम, तुम कोई जनरल कोचिंग चलाओ, शहर छोड़ दो, कुछ तो करो, इससे मुक्ति पालो, बहुत खतरे में हो तुम। उसी समय हम सोच रहे थे क्या करें, नहीं करें। बहुत बार आप डिसीजन लीजिएगा, उस पर चलिएगा बच्चों, घर से, समाज से, परिवार से दबाव आता है, लेकिन फिर भी डटे रहिए, फिर भी चलते रहिए आप। तो हम सोच रहे थे कि क्या करें। उतने में डॉक्टर साहब आए, बोले कि भाई मुन्ना का हालत बहुत खराब है, इसको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, हमको 5-6 बोतल ब्लड चाहिए, खून तुरंत चाहिए। हम सोच रहे थे क्या करें, इधर उधर नजर उठाए, देखे 300 बच्चे जो उस समय हमारे बैच में थे, अपना हाथ बढ़ाया, सर पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, हम ब्लड देंगे, हम ब्लड देंगे, हम मुन्ना का जान बचा। तब सोचे चाहे जो कुछ भी हो, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया कार्यक्रम जीवन भर चलते रहना चाहिए। बाद में जब और हमले हुए तो हम लोगों ने आवाज उठाई तो सुरक्षा मिल गई, आज भी वहाँ सुरक्षा है हमारे साथ।
लेकिन बच्चों, अगर आप मेहनत करिएगा, इस कड़ी धूप का मुकाबला करिएगा, सामना करिएगा, हमारी बातें ओपी जी बोली उन बातों को सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, तो केवल कठिनाई नहीं आएगी, अच्छे दिन जरूर आएंगे। अच्छा दिन आया, जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ तो हम लोग सोचे कि पहले साल अगर 5 बच्चा भी क्वालिफाई कर जाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ 30 में 26, 28, 27, 25 बच्चों, 4 साल ऐसा हुआ कि 30 आउट ऑफ 30 बच्चे भी IIT क्वालिफाई किए। बाकी खुशियां मिली, बहुत जगह गए, बहुत भीड़ लगी। आप लोग जैसा प्रोग्राम है बहुत जगह होते रहता है, बहुत बुक फेयर में कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहता है, इस तरह से चलता रहता है प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम चलता रहता है, बच्चों मोटिवेट होते रहते। कई लोगों ने कहा कि भाई आप आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। हम कि नहीं भाई, ये ओपी जी कर सकते, हमसे तो नहीं होगा। ये बहुत संघर्ष का काम है, ईमानदारी से पॉलिटिक्स करना कोई आसान काम नहीं है। तो उसको भी नहीं किया, पढ़ते पढ़ाते रह गए। फिर बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस वाले आए कि भाई एक टी शर्ट पहन लीजिए, मेरा ब्रांडिंग कर दीजिए, सैकड़ों करोड़ का लालच दिया। लेकिन बच्चों, हम सोचे कि हमको कुछ नहीं करना है, आप लोगों से जुड़े रहना है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक यूट्यूब, एक ऑनलाइन छोटा मोटा हम लोग बहुत नए तरीके का, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मार्च या अप्रैल महीना में एक कहिए कि लॉन्च कर रहे हैं। आप लोगों को मैसेज भिजवाएंगे, देखिएगा, उससे फायदा उठाएगा। और एक स्कूल खोलने के भी हमारी इच्छा, एक सपना है, जिसमें 200-400 बच्चे, जो देश के बड़ा नामी गिरामी संस्थान बन पाए, वो बच्चे बना पाए मेहनत से। वर्ल्ड क्लास एक स्कूल खोलने का भी फ्री, 100% फ्री हो बच्चों के लिए, कोई भी गरीब पढ़ सके। ये मेरा 2 सपना है, इस पर काम कर रहे हैं। बाद में बहुत सारा स्टार के साथ, फिल्म स्टारों के साथ मौका मिलते रहता है बोलने का। केवीसी में भी गए, केवीसी की कहानी हम बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। हालांकि धूप कड़ी है, फिर भी 1-2 मिनट में जल्दी में बताते हैं। केवीसी से निमंत्रण आया, अमिताभ बच्चन जी बुलाए, उनके ऑफिस से फोन आया, गए। हम गए तो घबरा गए, पहले तो हम नहीं जा रहे थे, बहुत जब लोगों ने बोला तो गए, घबरा गए कि भाई हम तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और ये जीके जीएस का सवाल कहीं मेरी। When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates... थोड़ा सा नर्वस है भाई, बोलने के लिए तो कहाँ भी बोल देते हैं, लेकिन आपके सामने बैठे हुए हैं और जीके जीएस का सवाल बेइज्जती हो गई तो क्या होगा। तो कह रहे आप घबराइए नहीं, पहले पानी पीजिए, पानी पी ली। फिर सवाल आया, 1, 2, 4, 5, 7, 8 सवाल बने। लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख होते होते समझिए सब लाइफलाइन वगैरह सब खत्म हो गया बच्चों। तब फिर सवाल आया, तब हम काफी डरे हुए थे। जैसी सवाल म्यूजिक बजा, मेरा कलेजा का धड़कन बढ़ा। फिर उसके बाद सवाल आया, हम नर्वस हो गए, क्या बोले बताइए। अमिताभ बच्चन जी बोले बताइए कौन जवाब है। हम कि सर बी लग रहा है। अमिताभ बच्चन बोले कि बी, आप एकदम श्योर है बी? हम कि नहीं सर, लग रहा है। लगने से नहीं होता है, यहां पर सोचिए या लॉक करते हैं। हम कि नहीं सर रुकिए, तब डी लग रहा है, डी लग रहा है। बोलिए अगर आप कंफर्म है डी तो लॉक कर दिया जाए। बोलिए, कंप्यूटर को हम बोलते हैं लॉक करने के लिए। बोलिए, सोचिए थोड़ा। हम कहे कि नहीं सर, तब ये कर दीजिए, सही जवाब। ऐसे कर करके बेचारे मदद की हमको, बहुत 25 लाख रुपया जीतवा दिए। तो बच्चों, बहुत अच्छे आदमी है, सुने थे, देखे, बाद में अच्छे आदमी सच पे है। और फिर फिल्म आई ऋतिक रोशन की सुपर 30, कई बच्चों ने देखा, जो नहीं देखा उनको दिखवाने की व्यवस्था करेंगे। फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने किताब का लोकार्पण किया। पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने बाल कल्याण अवार्ड दिया, और पिछले 2 साल पहले पद्मश्री अवार्ड भी मिला बच्चों। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप मेहनत करिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस कभी मत खोइएगा। बहुत बार आदमी टूट जाता है, सब्र का बांध खो देता है। आज यहाँ से सुन के जाएगा कि भाई ओपी जी की कहानी, कैसे कैसे संघर्ष किया। आनंद कुमार ने इतनी कहानियां बताई, कैसे कैसे बच्चे संघर्ष किए, और हम भी करेंगे। 2 दिन 4 दिन बाद
बच्चा फिर डगमगाने लगता है, पढ़ाई समझ में नहीं आने लगती, वहाँ से भागने लगता है। आप प्रयास करिए यूट्यूब के जरिए, टीचर्स के जरिए, अगर आप कोशिश करिएगा, याद रखिएगा, हम बोले तो रास्ता कहीं ना कहीं जरूर दिखाई पड़ेगा। तो लगातार कोशिश करने वाले जरूर जीतते, इस बात का याद रखिए। बहुत बार मेरा बच्चा आता है, घबरा जाता है, कहता है सर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब अंधकार लग रहा है। हमके भाई तुम मेहनत कर रहे हो? तो जी सर। हमके देखो, समझो, तुम मेहनत करते रहो, अंधेरा दिखता है दिखने दो, समझो रात जितनी गहरी हो रही है, रात जितनी अंधेरी हो रही है, सवेरा के तुम उतने करीब पहुंच रहे हो। बच्चों, इस भावना से आप काम करिए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके स्कूल के साथ जुड़कर क्या निःशुल्क आपको कुछ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं, उसका हाउ एंड वाई बता सकते हैं, ताकि हम बैठे बच्चियों को मैथमेटिक्स से प्यार हो, अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए। इसकी कोशिश भी जल्दी ही करके आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, आपके इस सारगर्भित एवं प्रेरित उद्बोधन से हम सब लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चा राज्य के मेरिट पे आएगा 10वीं में या 12वीं में, किसी में भी टॉप 10 में जो आएंगे, उसको 1 लाख रुपए की राशि मैं किसी भी तरीके से उपलब्ध करवाऊंगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई में उसका अच्छा इस्तेमाल कर सके। और पुसौर में इसका कल्चर भी है, हमारे बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लगातार मेरिट पे आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार मैक्सिमम मेरिट हमारे रायगढ़ जिले से ही आए, और उसमें 1 लाख रुपए की राशि हम सहयोग कराएंगे, ताकि उसे अपने आगे की पढ़ाई में वो यूज कर सके, 10वीं का हो या 12वीं का हो, दोनों में। धन्यवाद महोदय। आदरणीय डीएम रायगढ़ जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आ जाएंगे। और यहाँ पुसौर की बेटी के द्वारा स्वयं के हाथों से निर्मित महाप्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा अपने हाथों से भेंट करते हुए पद्मश्री आनंद कुमार जी को। इसी क्रम में